ओके। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो दोबारा हम स्टार्ट करेंगे हमारे जान से भी प्यारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टेबल से। ये जो टेबल है ये प्योरली याद करने वाली चीज़ है। ऑल दिस की ट्रिक्स होती हैं, जो ट्रिक्स हम बाद में सीखेंगे, उसके पीछे हम लॉजिक भी जानेंगे वो ट्रिक्स क्यों काम करती हैं। बट इन रेशियोज़ को याद रखने के अलावा आपके पास एक्चुअली कोई तरीका नहीं है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फिर आगे की साइंस और मैथ की पढ़ाई पढ़ने का। तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम साइन ऑफ 30 डिग्री ले लेते हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री उठा लेते हैं, तो वो उसकी वैल्यू है जो हाफ दी हुई है हमें यहाँ पे। ओके, सो हमने जो पहले कॉन्सेप्ट्स रीड किए हैं उन्हीं से हम साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू उसी से हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगेन मैंने पहले ही बोल दिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं वो इस चैप्टर की जान है। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। सॉरी अगेन। ओके, सो ये है 90 डिग्री और ये है हाइपोटेन्यूस। अब अगेन बताओ परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। तो आप बोलोगे कि ये कैसा सवाल पूछ रहे हो, कैसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंगल से देख रहे हो, कौन से नज़रिए से देख रहे हो, आप कहाँ से खड़ के देख रहे हो। तो मान लो अगर ये थीटा है, ठीक है, थीटा हम यहाँ पे क्या ज्यूम कर रहे हैं 30 डिग्री। जो हमने ये वाली एग्जांपल, हम इसको बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं ना। तो जो हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये है 30 डिग्री। ओके, मैं सिर्फ 30 डिग्री लिख देता हूँ रेदर देन थीटा। दिस इज़ 30 डिग्री। तो अगर हम 30 डिग्री के नज़रिए से देखें तो इस सामने वाली जो साइड है ये वाली, समझ पा रहे हो। 30 डिग्री अगर 30 यहाँ पे खड़ा है, इसके सामने वाली साइड ये होगी ना। तो ये वाली साइड ये क्या होगी, इसका परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगी। और जो नीचे वाली साइड है, जो इसके लिए ग्राउंड है, जो ज़मीन है जिसके ऊपर 30 डिग्री खड़ा है, वो इसके लिए ऑब्वियसली बेस हो गई। इसको हम बी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन, तो आप फिर से बोलोगे सर साइन की वैल्यू तो हम किसी भी एंगल के नज़रिए से दे सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि कौन से वाले एंगल के नज़रिए से आप साइन की वैल्यू पूछ रहे हो। तो मैंने बता दिया कि 30 डिग्री के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। तो साइन ऑफ 30 डिग्री मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री आप बताओगे कि 30 डिग्री के हिसाब से ये वाला जो है परपेंडिकुलर है, ये वाला ये परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो है ये बेस है। तो आप बोल दो बेस है और ये वाला हाइपोटेन्यूस है। तो आप बोल दोगे कि साइन 30 की वैल्यू हमें याद है, हम पहले करके आ चुके हैं। साइन क्या होता है P/H। साइन 30 की वैल्यू होगी P/H, ठीक है। तो अब ये टेबल क्या बता रहा है कि साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ है, यानी कि 1/2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइट की जो रेशियो है वो 1/2 है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये कहने की क्या कोशिश कर रही है, ये बेसिकली हमें क्या बता रही है, और इससे हम क्या कंक्लूजन, क्या नतीजे पे आ सकते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री है, ये सिर्फ 30 डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप एंगल को कम ज़्यादा करोगे, यानी कि चेंज करोगे, कुछ भी और 30 डिग्री की जगह कुछ और एंगल का साइन ले लोगे, तो ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। आप बिल्कुल देख सकते हो टेबल से, जैसे 0 पे 0 थी, ठीक है। साइन की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री पे लेते हो तो वो 0 आती है, 30 पे हाफ आती है, 45 पे 1/√2 आती है, 60 पे √3/2 आती है, और 90 पे फाइनली 1 आ जाती है। ओके, सो हाँ, तो साइन 30 की वैल्यू वो हमेशा हाफ रहने वाली है। ओके, तो अगर आप बोलो कि सर अगर मैं इस ट्राइंगल को बढ़ा दूँ, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा दूँ ऐसे, एक सेकेंड,
एक बड़ी सी ट्राइंगल ले लूँ, एक सॉरी ट्राइंगल नहीं बन पा रही है मुझसे, ओके ऐसे एक, और अगेन ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ही होगी क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल्स के ऊपर ही स्टडी करते हैं। हम राइट एंगल्स ट्राइंगल के ऊपर की जो रेशियोज होती हैं उन्हीं में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम देते हैं। तो ये वाला 90 डिग्री एंगल हो गया, ओके। और ये वाला जो सामने वाला एंगल है, अब मैंने बोल दिया कि मैं इसको 30 डिग्री ही रखने वाला हूँ, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे P बहुत छोटा था, यहाँ पे मैं देखूँगा तो P की वैल्यू काफ़ी बड़ी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे H जो है वो काफ़ी छोटा लग रहा है और यहाँ पे H जो है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये वाला जो H है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो आपको फिर भी जान के हैरानी होगी कि साइन 30 की डिग्री की वैल्यू इस ट्राइंगल के हिसाब से भी तो P/H ही रहने वाली है, और वो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही होती है। तो अगेन इससे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि आप ट्राइंगल को कैसे भी बदल लो, जब तक उसका एक एंगल 90 डिग्री रहेगा तो किसी भी, और दूसरा एंगल जो है वो कोई भी और एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका साइन लोगे ना वो तो हमेशा सेम रहने वाला है, हाफ होगा। या अगर यहाँ पे 30 डिग्री की जगह हम कोई और वैल्यू लेते तो यहाँ पे कोई और आंसर आ जाता, ठीक है। तो P/H का जो रेशियो है, P को लेना है और H को लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना। ये डिवाइड करने पे जो हमें आंसर मिलता है ना, ये हमेशा सेम रहता है। कब सेम रहता है? जो हमारा एंगल है ट्रायंगल का, एंगल ऑफ ट्रायंगल रिमेन सेम, ठीक है। मैं किस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ? ये वाले एंगल की बात, ठीक है। जब तक ये एंगल 30 डिग्री रहेगा ना, तो आप इस ट्रायंगल को कैसे भी बदलो, घुमा लो इसको, ट्रायंगल को घुमा लो आप, बड़ा कर लो, छोटा कर लो आप इस ट्रायंगल को, उसकी जो P/H की रेशियो है, यानी P साइड और H साइड को जब डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम रहने वाला है। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एंगल 30 डिग्री रहना चाहिए, ये वाला एंगल हमेशा 30 डिग्री रहना चाहिए, और जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री रहना चाहिए। ये क्यों 90 डिग्री रहना चाहिए? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ राइट एंगल पे ही चलता है। राइट एंगल के लिए ही हम इन सब नामों को, इन सब रेशियोज को ये सब नाम देते हैं, और जो फार्मूलाज बने हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बने हैं, यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, वैसे ही ट्राइंगल के लिए ही बने हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली जैसे मैंने ये साइन का लिया था, वैसे ही टेन, सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉस और कॉट का भी आप सेम करके देख सकते हो, आपका आंसर हमेशा सेम रहने वाला है। वो दो कंडीशंस जो मैं ऑलरेडी जो आपको पहले से ही मैं बता चुका हूँ, ये वाला एंगल सेम रहे और ये वाला एंगल 90 डिग्री रहे, तो ये जब तक ये दो कंडीशंस फॉलो होंगी तब तक हमारे जो साइन की वैल्यू या टेन की वैल्यू या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। और वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू हमें इस टेबल से पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये वाला टेबल है वो हमें याद भी रखना है, और इस वाले टेबल का जो लॉजिक है जो मैंने अभी बताया, इसको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। अब जैसे हम लेक्चर के स्टार्ट में जाते हैं। स्टार्ट में मैंने बोला था कि मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का क्यों बताऊंगा और क्या बताऊंगा, तो मैंने क्यों बता दिया था इसका कि क्यों करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, वो मैंने आपको बता दिया था कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको बनाया था। एस्ट्रोनॉमी की जो पढ़ाई होती है उसके लिए इसको सबसे पहले बनाया गया था। इसके बाद जियोग्राफी और मैप्स का जो मैप्स बनते हैं, जियोग्राफी मतलब भूगोल, और जो मैप्स बनते हैं, जो नक्शे बनते हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ होता है, ठीक है। तो क्यों मैंने बता दिया है। अब मैंने जस्ट जो लास्ट
दो जो आपको पेज पढ़ाए हैं ये वाले, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला पेज, फिर ये वाला जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताया था कि ये कौन कौन सी रेशियो को क्या क्या नाम दिया है, और इसके बाद ये जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने आपको वैल्यू बताई है, ये सब जो पेजेस हैं इससे मैंने आपको बता भी दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। बट जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से यूज़ करते हैं, तब तक इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक इसको पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से हमें ये भी आइडिया होगा कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, और ये भी आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आप दिमाग में रख के चल सकते हो कि आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की चैप्टर का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है। ओके, तो इन्होंने दिया हुआ है कि, मैं साथ साथ हाईलाइट करता जा रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ऑब्वियसली एक टावर है, वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा किया गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ठीक है। एक टावर है जो खड़ा किया गया है एक दूसरे पॉइंट से, एक ऐसा पॉइंट जो टावर से 15 मीटर अवे है, ठीक है। 15 मीटर अवे है टावर के फुट से। यानी कि अगर मैं जैसे यहाँ पे फोटो बनाई हुई है टावर की, अगर ये वाला टावर है तो फुट ऑफ द टावर कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि टावर अपने पैरों पे ही ज़मीन पे खड़ा होगा ना, तो ये फुट ऑफ द टावर है। और हमें बताया गया है कि फुट ऑफ द टावर एक ऐसा पॉइंट है जिसको फोटो में इन्होंने सी के नाम से दिया हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है वो फुट ऑफ द टावर से, यानी ये जो बी पॉइंट है इससे 15 मीटर अवे है। सी और बी की जो दूरी है वो 15 मिनट हमें सवाल में दी हुई है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये वाला जो सेंटेंस है, ये लाइन को आपको दोबारा अच्छे से पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब मैं कुछ अंडरलाइन करने वाला हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप कौन सा है टावर का, ये वाला जो सबसे ऊंचा पॉइंट है टावर का, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कौन सा एंगल, हमें दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन वर्ड का क्या मतलब है, एलिवेशन एलिवेशन मीनिंग ऊंचा, ठीक है। तो जब आप एक पॉइंट सी से धरती पे खड़े होके टावर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे, यानी जो ए पॉइंट हमें फोटो में दिया हुआ है वहाँ तक देख रहे हो, तो जो एंगल बनता है आपका, किसका एंगल, एक जो साइड है उसका तो कोई एंगल हो नहीं सकता है। हमने देखा है कि एंगल जो होता है वो हमेशा दो साइड्स के बीच में होता है, ठीक है। तो जो एंगल बनता है, यानी कि जो धरती का एंगल है और जो टॉप सबसे ऊंचे पॉइंट का जो एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं एक बार ही लिख देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन the ground and line joining the point on ground, point of on ground कौन सा, C, point
पॉइंट सी ऑन ग्राउंड टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टावर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टावर। ये कौन सा हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ऊंचा पॉइंट, ये कौन सा वाला पॉइंट है, फोटो में बना रखा है, ये पॉइंट है ए। तो सी बी और ए सी के बीच में जो एंगल है वो है एलिवेशन, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस एंगल ऑफ एलिवेशन हमें सवाल में इसकी वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली मैथ्स का सवाल है तो इसमें कुछ पूछा तो होगा ही। हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर, हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, ए बी। ठीक है, ये है हाइट ऑफ द टावर। ए से बी तक जो लाइन जाती है वो होगी टावर की ऊंचाई। तो जैसे फोटो में भी दिखा रखा है और जैसे हमें समझ भी आ रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैं ए बी सी ट्राइंगल को बनाता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हमें सी दिया हुआ है, सॉरी, ये पॉइंट हमें सी दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें ए दिया हुआ है और ये पॉइंट हमें बी दिया हुआ है। अब ये वाला जो एंगल है वो आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ए बी जो है वो एक टावर है। ठीक है, और ये धरती है, ये है हमारा ग्राउंड। तो टावर जो होगा वो ऑब्वियसली ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर ही खड़ा होगा। ठीक है, अगर ये झुका हुआ होगा तो ऑब्वियसली गिर जाएगा, अगर थोड़ा सा भी झुका हुआ तो इसका भार जो है इस तरफ इसको गिरा देगा। तो जो टावर है वो ग्राउंड से बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा हुआ है, इसलिए ए बी जो है और सी बी है ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं। और सवाल में हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ये वाला एंगल है मैं बता चुका हूँ, वो 60 डिग्री है। ठीक है, साथ में हमें सी बी की जो लेंथ है वो 15 मीटर दे रखी है। अब फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो जो टावर की हाइट है ए बी, ए से लेके बी तक की दूरी, वो हमें फाइंड करनी है। अब ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की ही कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो कोई ऐसी रेशियो ध्यान में लगाओ जिसका जो हमें ए बी और बी सी के बीच में एक रिलेशन दे दे। एक ऐसी रेशियो जो ए बी जो कि 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर है और बी सी जो 60 डिग्री के हिसाब से, जो बी सी जो है वो 60 डिग्री के हिसाब से जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम ऊपर में आपको एक बार दिखा देता हूँ, हम पहले ही कर चुके हैं। जो टेंजेंट है वो P यानी ये वाली साइड और B ये और ये वाली साइड को, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। तो मैं यहाँ पे इस सवाल में tan का ही यूज़ करूँगा। आपको भी इसी लॉजिक से हमेशा इसी तरीके से सोचना होता है कि हमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है और उन दोनों के बीच में मैं ऐसा क्या जानता हूँ। यहाँ पे मैं जानता हूँ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इन दोनों को जिस फार्मूला से हम रिलेट करते हैं वो होता है tan का फार्मूला। तो tan का फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। tan किसका tan, किसका tan 60 डिग्री का tan, 60 डिग्री का tan है वो P डिवाइडेड बाय B है, यानी कि AB डिवाइडेड बाय BC है। तो AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वही तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और BC की वैल्यू है 15 मीटर, ये हमें 15 सवाल में दी जा चुकी है। ठीक है, तो
पेज ऐड करता हूँ और BC की वैल्यू 15 दी जा चुकी है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। 10 60 की वैल्यू हमें चाहिए। 10 60 की वैल्यू के लिए हम दोबारा ऊपर वो टेबल जो मैंने दिया था, जो आपको रटने के लिए बोला था, उस टेबल के ऊपर जाएंगे। कहाँ गया वो टेबल, ये रहा। तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, एक सेकेंड, हमें चाहिए tan 60 डिग्री की वैल्यू, सॉरी, तो ये रहा वो टेबल। हमें क्या चाहिए, tan किसका, 60 डिग्री का, ये तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, दिखा देता हूँ, ये वाली वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू दी हुई है टेबल में √3। तो मैं नीचे tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 डाल देता हूँ। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी है। √3 इक्वल्स AB डिवाइडेड बाय 15 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको मैं √3/1 लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो AB क्या आ जाएगा, 15 इंटू √3, जो कि हमारा आंसर भी क्वेश्चन का दिया हुआ है, यानी जो AB है वो सही हाइट है इस टावर की। अब आपको पता लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का असल ज़िंदगी में क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना बड़ा फीता हो जिससे आप एक बड़े से टावर की हाइट माप सकते हो। आजकल तो बहुत बड़े बड़े टावर बन सकते हैं, बनते जा रहे हैं हर जगह पे, बड़े बड़े शहरों में। तो करीब करीब हर बारी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपके पास इतना बड़ा एक फीता हो, जैसे आप अपनी हाइट मेजर करते हो, जैसे आप अपनी हाइट को मापते हो, वैसे ही आप किसी टावर की हाइट को भी माप लो। तो हम इस तरीके से ऐसी मैथमेटिकल स्किल्स का यूज़ करके और इसको और तरीके से आसान बना के हम हाइट की जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। और सिर्फ हाइट की मेजरमेंट ही नहीं, हम बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि हम जब भी असल ज़िंदगी में कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है ना वो हर जगह बनती ही रहती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स हर जगह खुद से मिलती ही रहती हैं, और ये वाली ट्राइंगल्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज़्यादा यूज़फुल बन जाती है हमें असली रियल ज़िंदगी में, जब हम कुछ भी इस तरीके का करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये था पहला NCERT का एग्जाम्पल। अब बिल्कुल इसी तरीके का सेम जो है एक्सरसाइज 9.1 में जो पहला सवाल है उसको ट्राई करेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर की रोप को। फोटो में दिया जा चुका है डायग्राम में कि 20 मीटर की रोप कौन सी वाली है, वो है AC। ये एक रस्सी है 20 मीटर लंबी, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड। तो इसके अंदर कोई भी दबाव नहीं डला हुआ है, ये कुछ इस तरीके से नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट रस्सी है, एकदम रॉड की तरह। ठीक है, A और C के बीच में बिल्कुल ऐसे टाइट करके पकड़ी हुई है। ठीक है, तो हाँ, और हमें क्या दिया, एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। और बेसिकली जो AB है वो एक पोल है, वो एक एक्चुअल एक बड़ा सा एक टावर लगा लीजिए आप, एक डंडा लगा लीजिए, एक इस तरीके से डंडा है जिसके ऊपर AC जो रस्सी है वो बंधी हुई है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक टावर की तरह एक बड़ा सा पोल है जिसके ऊपर एक AC जो है वो रस्सी बंधी हुई है, और कोई सर्कस का जो आर्टिस्ट है, जो भी वो अपना करतब करना चाह रहा है, वो रस्सी को ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, रस्सी के ऊपर। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल कौन सा था, AB। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है। और इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, अगर ये वाला एंगल
जो रोप का एंगल है ग्राउंड से, ज़मीन, यानी कि AC हमारी रस्सी थी और BC हमारा ग्राउंड है। तो क्वेश्चन में दिया है, सवाल में दिया है कि रस्सी और ये वाली रस्सी और धरती में जो एंगल है वो है 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल वो बोलना चाह रहे हैं। ये दिया हुआ है 30 डिग्री। अगेन हमें फाइंड क्या करना था, AB। मैं इसको मार्क कर देता हूँ डायग्राम में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उस रेशो का, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करने की कोशिश करो जो रिलेट करती है, क्या रिलेट करती है, जो फॉर्मूला देती है उन चीज़ों के बीच में जो आपको ऑलरेडी पता है और जो हमें फाइंड करनी है। तो हमें 30 डिग्री पता एंगल, 30 डिग्री के हिसाब से AB क्या है, 30 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड, हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री ये वाला है, तो जो साइड 90 डिग्री नहीं बनाती किसी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, तो हमें पता है हाइपोटेनियस की वैल्यू, हमें पता है 30 डिग्री, और हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो अगेन आपको याद रखना है कि जो साइन होता है, आपको ये आपके दिमाग में आना चाहिए, जो साइन है इस एंगल का वो होगा, यानी कि साइन 30 जो है वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि P डिवाइडेड बाय H। और P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, H की वैल्यू है जो वो 20 मीटर दे रखी है। साइन 30 की वैल्यू हमें चाहिए, वो हम टेबल से ले लेंगे। अगेन टेबल के ऊपर जाएंगे तो हमें टेबल बता देगा कि साइन की वैल्यू, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। टेबल खोल देता हूँ आपके लिए। ये रहा हमारा जान से भी प्यारा, हमारा प्यारा नन्हा सा टेबल। साइन की वैल्यू, और साइन भी कौन से की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, ये साइन और ये 30, ये वाली वैल्यू, यानी कि हाफ, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वहाँ पे। साइन 30 की जगह बेसिकली मैं 1/2 लिख दूंगा। ठीक है, 1/2 लिख दिया। और H की वैल्यू भी मुझे पता है, H की वैल्यू है 20 मीटर, H की वैल्यू भी मैंने 20 लिख दी। P की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 20 की P की वैल्यू हो गई 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 20 कट गया 10, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। ये है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ये है टावर की लेंथ। ठीक है, और अगेन अब हम ट्राई करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सो इसमें दिया हुआ है कि अ ट्री ब्रेक्स, एक ट्री टूट जाता है ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, इसमें किन दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, एक तो ग्राउंड का, तो मैं क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन 1। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन 2 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 2 में किसका जिक्र हो रहा है, एक तो ट्री का और ग्राउंड का। ठीक है, तो मैं एक ट्री बना लेता हूँ और ग्राउंड बना लेता हूँ। ओके, ग्राउंड को थोड़ा सीधा बनाऊंगा। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि जो ट्री का ऊपर वाला हिस्सा है, बोला है ना इन्होंने, अ ट्री ब्रेक्स, ट्री टूट जाता है, एंड ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बेंड्स। जो ब्रोकन पार्ट, मैंने यहाँ से मान लीजिए टूट गया, जो ब्रोकन पार्ट है वो झुक जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, इस तरीके से गिर जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो ज़मीन पे कौन सा वाला, ये वाला जो है
वह ऐसे गिरेगा। तो उन्होंने बोला है कि जो पार्ट ग्राउंड से टच कर रहा है वो ट्री का वो पार्ट 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये पहले की सिचुएशन है जब स्टॉर्म आ रहा था, जब अंधेरी चल रही थी। इसके बाद मैं वो सीन बनाऊंगा जब अंधेरी जा चुकी है और ट्री जो है वो गिर चुका है नीचे। ठीक है, तो ये मेरा ट्री है और ये इस तरीके से गिर चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। अब अगेन आपको दिख रहा होगा कि अगर ये ट्री सीधा है, सीधा खड़ा है, तो अभी भी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो 90 डिग्री एंगल बना ही रहा होगा ज़मीन से। आपको फिर ये ट्रायंगल भी दिख रही होगी जो ABC जो मैं बना रहा हूँ। बेसिकली हमें डिफरेंट सिनेरियोस डिफरेंट भाषा में बोल के वो हमेशा एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल ही देना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अगेन इसको मार्क कर लेता हूँ। ये है A, ये है B, ये है C। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये दे चुके हैं हमें 30 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री के पैर हैं, ट्री के पैर कौन से हैं? ये वाले इस फोटो में ये वाले, यानी कि जो A वाला पॉइंट है ना वो ट्री का पैर है। इसको थोड़ा सा नीचे बना दूंगा। ठीक है, जो पॉइंट A है वो है ट्री का पैर यानी फुट। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये है फुट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस दूरी फाइंड करनी है किसकी? फुट ऑफ द ट्री की, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। सॉरी, ये फाइंड नहीं करना है, ये हमें दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि जो फुट ऑफ द ट्री है वहाँ से लेके जहाँ तक जो ट्री का ऊपर वाला हिस्सा वो ग्राउंड को टच कर रहा है वो है 8 मीटर, और हमें ट्री की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ है कि ये वाला फुट ऑफ द ट्री टू वेयर द ट्री टचेस द ग्राउंड, जो ट्री का पैर है वहाँ से लेके जिस पॉइंट पे ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ज़मीन को छू रहा है वहाँ तक का हमें डिस्टेंस, वहाँ तक की दूरी दी हुई है 8 मीटर। अगेन हमें एक एंगल दे दिया गया, हमें एक दूरी दे दी गई है और हमें पूछा गया है ट्री की हाइट। हमें जो ट्री की हाइट है ना वो ये वाली पूछी गई है, ये वाली हाइट। ठीक है, अब ये जो हाइट है ये पूरी की पूरी ये इस पिक्चर में आपको कहाँ दिख रही है? अगर ये ट्री टूट जाता है तो पूरी की पूरी ये हाइट, ये पूरी की पूरी हाइट जो है वो दो हिस्सों में बट गई, एक तो इतनी हाइट में और एक इतनी हाइट में। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट A था ये वाला और ये वाला पॉइंट C था, ठीक है, और ये B पॉइंट से टूट गया, ठीक है, तो जो AC है ये वाला AC, यहाँ वाला AC नहीं, जो टोटल हाइट है, हाइट ऑफ ट्री यहाँ पे, वो एक तो AB का जो इतना हिस्सा है उसकी हाइट, AB की दूर, AB का डिस्टेंस प्लस जो ये वाली दूरी है, ये पॉइंट C लिया था हमने, तो BC की जो दूरी है वो उसको ऐड करेंगे अगर AB से तो हमें मिलेगी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये भी फाइंड करना है यानी AB भी फाइंड करना है और हमें BC भी फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, एक एक करके दोनों को फाइंड करते हैं, एक एक करके दोनों को फाइंड करते हैं। तो AB का वैल्यू जो है, AB का जो डिस्टेंस है वो सबसे पहले फाइंड करते हैं। अब AB और AC को मिलाना है। AB और AC किस फॉर्मूले से मिलेंगे? tan के फॉर्मूले से मिलेंगे। tan ऑफ 30 डिग्री, tan
30 डिग्री का जो टेन है वो होगा ए बी डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल। टेन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/√3। अब मुझे याद है, आप ऊपर टेबल में जाके भी देख सकते हैं, ये ए बी बाई 8 के इक्वल है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे ए बी की कितनी वैल्यू आ जाती है 8 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, अब ए बी से तो काम नहीं चलेगा, ए बी तो मुझे मिल गया, हमें बी सी भी चाहिए, यानी ये भी चाहिए, बी सी भी चाहिए। बी सी के लिए अब हमें बी सी और ए सी को एक दूसरे के साथ मिलाना है, तो मैं क्या लूँगा, कॉस लूँगा। आप ऊपर जाके फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि अगर कॉस लूँगा 30 डिग्री का तो किसका रेशियो आएगा, ए सी का रेशियो आएगा डिवाइडेड बाई बी सी का रेशियो आएगा। ठीक है, ए सी का रेशियो डिवाइडेड बाई बी सी का रेशियो। ए सी की वैल्यू हमें, ए सी की जो दूरी है हमें सवाल में 8 मीटर दी गई है, बी सी की दूरी हमें फाइंड करनी है। अब cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू है ना जो, वो आप टेबल से जाके देख सकते हैं, होती है √3/2। मुझे याद है, आपको भी याद कर लेनी चाहिए, 8 डिवाइडेड बाई बी सी। और यहाँ पे मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि 16/√3। 16/√3, मैं 16 और 3 को ठीक से डाल देता हूँ, 16/√3। ठीक है, अब हमें बी सी की भी वैल्यू फाइंड हो गई, ये बी सी की भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई। ठीक है, ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है, तो हम फाइंड कर लेते हैं टोटल हाइट जो हमें सवाल में पूछी गई थी। ये रही अगेन, सॉरी, ये रही अगेन टोटल हाइट। टोटल हाइट ये है ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये रही 8 डिवाइडेड बाई √3, 8 डिवाइडेड बाई √3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइडेड बाई √3, 16 डिवाइडेड बाई √3। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, एलसीएम कितना है √3। ठीक है, तो 8 प्लस 16 हमें मिलता है 24 डिवाइडेड बाई √3। ये हमारे सवाल का जवाब है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी नॉलेज आपको मिल गई होगी, आपको इसके सवाल करना आ गया होगा। बस अब आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी सवाल है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आपने जो सीखा है वो पक्का हो जाएगा। साथ ही के साथ जो आपके जो सवाल पेपर में आने वाले हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उन सवालों को कैसे करना है। अगर वो मुझे पेपर में आता है तो मैं उसको किस तरीके से अप्रोच करूँगा, वो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर से मैं आपको ये बता दूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों होता है, क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, बाय।